अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ Q&A की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आपके सवालात हैं, 3 सवाल हैं जिनके बारे में बात करूंगा। पहला सवाल ये है कि हम फैमिली वीज़ा वाले जो हैं, जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। वैसे तो मैं इस सवाल को राइटिंग में भी बहुत से कमेंट्स पे जवाब दे चुका हूँ, बहुत सी वीडियोज़ में भी कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी Q&A में शामिल किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जो इमिग्रेशन का लॉ पास हुआ है मई 2025 में, इसमें और दूसरे में क्या फ़र्क है, इसका किसको फ़ायदा और किसको फ़ायदा नहीं है। और तीसरा सवाल, ये मेरी एक वीडियो में से किसी दोस्त से सवाल निकाल के कहा है, जिसमें मैंने कहा था कि आपको किसी वकील से करना चाहिए। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि इसमें हमें समझ नहीं आई कि वकील से करना चाहिए या किसी कंसल्टेंट से अपना केस पूरा मुकम्मल कराना चाहिए। तो तीनों सवालों के बारे में बात करते हैं, बल्कि सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि वकील के पास क्यों मैं कहता हूं कि आप किसी वकील के थ्रू अपनी फाइल जो है सबमिट करें। जब आप अपनी फाइल स्पेन में तैयार कर रहे हैं, जब आप अपना केस स्पेन से अप्रूवल लेटर के लिए कर रहे हैं, चाहे आप TRC वाले हैं या आप स्पेनिश सिटीजनशिप वाले हैं, आप दोनों को पहले अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है। ये नया तरीकाकार है। उसके लिए वकील के थ्रू जाने में, किसी कंसल्टेंट के थ्रू में जाने में, किसी कस्तूरिया के थ्रू जाने से और आप खुद जाती तौर पे करें, फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क यह है कि वकील आपका केस कभी भी आधा अधूरा नहीं सबमिट करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। उससे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आपने क्यों किया था। किसी कंसल्टेंट, किसी आम बंदे से या कस्तूरिया से आप ये सवाल नहीं पूछते। वो कहेगा फालता ला के आगे लाओ जी पेपर मैं जमा करा दूंगा। वकील ऐसा नहीं करेगा। वकील हमेशा आपकी सारी चीज़ें पूरी करेगा और कोशिश करेगा कि फालता लगने का चांस 0 हो जाए। उसकी फीस ज़्यादा होती है। कंसल्टेंट या लॉयर्स की फीस में बहुत सारा फ़र्क होता है। बल्कि स्पेन में तो ऐसे भी है कि आपको ऐसे भी बंदे मिल जाते हैं जो किसी लोकोटोरियम में बैठा होगा, तो लाओ जी 50 यूरो दो, 80 यूरो दो, मैं केस कर देता हूँ। जबकि वकील उसी वक्त आप उस चीज़ का आपसे प्रॉपर वकील जो है 400 से 500 मांग रहा होगा। लेकिन वो 400-500 देना इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आपका टाइम बचाएगा। एक दफ़ा ही सारी चीज़ें जमा करेगा और उसका जवाब लेके देगा आपको। और एक फ़र्क और ये है कि जब हम सारा फॉर्म फिल कर लिया ऑनलाइन जाके, एंड पे वो पूछता है कि आप कौन है, आप खुद सबमिट कर रहे हैं। आपको ये मैं बात बता दूं, 99.99% कंसल्टेंट और कस्तूरिया जो है वो कहेंगे आप खुद कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कंसल्टेंट के पास तो ये राइट ही नहीं होता कि वो कह सके कि मैं जी रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मैं कर रहा हूँ। कि वो पूछेंगे आप लीगली कौन हो। वहां पे एक अपना नंबर होता है स्पेन का, हर वकील के पास और हर उस कस्तूरिया के पास जो कस्तूरिया के स्कूल में रजिस्टर होता है, उसके पास एक नंबर होता है। वो नंबर वहां पे एंटर करना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो आप नहीं कर सकते, चाहे वकील भी क्यों ना हो। यानी वकील का लाइसेंस नंबर डालना पड़ता है। कस्तूरिया का भी लाइसेंस नंबर होता है। और 90% से ज्यादा कस्तूरिया जो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि स्पेन का कानून कहता है कि आप बैठ के काम कर सकते हैं। तो जब आप वकील अपना नंबर डालता है तो वो प्रायोरिटी में ऊपर चला जाता है। जब मैं अपना कहूंगा कि मैं हूँ, खुद मैं कर रहा हूँ, या मैं किसी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ उसमें, या अपनी कंसल्टेंसी का या कस्तूरिया का नाम लिख देता हूँ, तो वो एकदम नीचे चला जाता है। अगर उस दिन फॉर एग्जांपल 10 एप्लीकेशंस फाइल हुई थी, जिनमें से 2 जो थी वो वकील ने की थी, 8 जो थी किसी कस्तूरिया ने, किसी इंडिविजुअल ने या किसी कंसल्टेंट ने की थी, तो उन सब में जो सबसे पहले फाइलों को देखा जाएगा, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री सबसे पहले एक्शन लेगी, जिसको सबसे पहले खोलेगी, वो उस वकील वाली होगी, बाकियों की नहीं होगी। उम्मीद है कि ये मैंने आपको मुकम्मल तौर पे बात समझा दी है कि क्यों मैं कहता हूँ कि वकील के पास जाएंगे। जब ये फाइल आपकी पाकिस्तान चली जाती है तो वहां पे बेशक किसी कंसल्टेंट से जमा करा दे, अगर आपको समझ नहीं। हालांकि आपको उसकी भी जरूरत नहीं होगी। जो वकील यहाँ पे होगा वो आपको बताएगा कौन कौन सा पेपर लेना है, पूरी चेक लिस्ट देगा। उसके बाद कहेगा जी अपॉइंटमेंट बनाओ, उस पर जाके पूरी फाइल सबमिट कर दो। यानी आपको किसी के पास पाकिस्तान में जाने की जरूरत भी नहीं रह जाती, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद बना सकते हैं तो। ठीक है, एक बात कवर होगी। अब दूसरी बात यह है कि मैंने लिख लिया था कि क्या क्या चीजें। अच्छा, न्यू लॉ और पुराना लॉ क्या है। मई 2025 से नया कानून आया है, जो कि मेरे ख्याल में सबको ज़बानी याद हो गया होगा। ये कानून सिर्फ स्पेनिश सिटीजन्स के लिए है। वो लोग जिनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है
वो अपनी बीवी और बच्चों को बुला सकते हैं, जल्दी से बुला सकते हैं। खास तौर पे अगर वो इस तरह प्रोसेस करें कि उनको विजिट पे मंगा लें यहाँ पे, उसके बाद जहाँ पे उनकी रेजिडेंसी अप्लाई करें, वो ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। इसलिए कि बीवी बच्चे 4-6 महीने में पास यहाँ पे आ जाते हैं, और बाकी जितना भी प्रोसेस है यहाँ से स्पेन से होगा, वो उसमें बेशक अगर 6 महीने लग भी जाए तो किसी को परवाह इसलिए नहीं होती कि सारे इकट्ठे होते हैं, फैमिली पूरी एक जगह पे स्पेन के अंदर ही रह रही होती है। इस नए कानून का रेजिडेंसी वाले को कोई फायदा नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये नया कानून जो मई 2025 से आया है, इसका फायदा रेजिडेंसी वाले को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश पासपोर्ट वाले के लिए है। अब जो वो पुराना रेजिडेंसी वाला तरीकाकार था उसी से चलेगा। वही तरीकाकार है, आपको पता है कि ऑफिशियल टाइम 3 महीने है। गवर्नमेंट जहाँ पे कहती है जी 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ से अप्रूव करना है, 3 महीने के अंदर अंदर से पाकिस्तान से वीज़ा लगा के भेजना है। लेकिन इसमें बहुत से मसाइल ये हो जाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, फालता जो होते हैं वो लगते जाते हैं और लोग परवाह भी नहीं करते जमा कराते वक्त, सिर्फ सोचते हैं जमा करा दो। जबकि मैं ये हमेशा कहता हूँ, जमा कराना उसको बेशक 1 नहीं 2 महीने लेट कर दें, लेकिन 110% आपके सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, ताकि जब जाए तो फौरन ठक करके आपका वीज़ा लगे और आप अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे बुला लें, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए आपके पास आएँ, आप अमन सुकून से पूरी फैमिली अपना गुजारा करें। तो लेकिन अभी टाइम क्या चल रहा है पाकिस्तान में ऐसे केसेस भी मेरे इल्म में हैं जो बेचारे 2 साल से ज़्यादा हो गए इंतज़ार कर रहे हैं, एम्बेसी ने कभी ईमेल भी नहीं करके देखी। उसके लिए ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम उनको जो मेरी टीम है, जो लॉयर्स की टीम है, ये एक बहुत ही मामूली सी फी चार्ज करती है, 20 यूरो चार्ज करती है, और एक ईमेल भेजती है एम्बेसी को। उसका आपको जवाब लेके देती है कि क्यों जी क्या हो रहा है। उसका और कुछ फ़ायदा हो या ना हो, ये ज़रूर होता है कि आपका जो केस है वो जिस ढेर में पड़ा होता है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से बहुत से केसेस हैं जो फाइलें, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में कि फाइलों में दब गई है, वो उसी कब्रिस्तान में गए फाइल दफन हो जाती है। लेकिन जब कोई वकील खत लिखता है तो उनको एक दफ़ा निकाल के खोल के देखना पड़ता है कि क्या बात है, और वकील को जवाब भी देना पड़ता है कि क्यों जी क्यों ये काम ऐसे हुआ है। ठीक होगी ये बात। और तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था फैमिली प्रोसेसिंग टाइम। जी, तो टाइम भी मैंने आपको बता दिया क्या है। नए कानून के मुताबिक स्पेनिश पासपोर्ट वालों का तो 5 दिन से लेके इस वक्त तक जो मेरे इल्म में है, बल्कि किसी ने कहा है जी कि हमें किसी का नंबर भेजें जिसका वीज़ा लगा है। भाई किसी का नंबर कैसे मैं किसी का आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? अब जो मैं बात कर रहा हूँ आपने यही सुननी है और इसी पे बिलीव करना है। स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर का जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, यहाँ से जिसका अप्रूव हुआ, पाकिस्तान में 5 दिन में भी लगा है, पाकिस्तान में 10-12 दिन में भी वीज़ा लगा है, पाकिस्तान में 20-22 दिन में भी लगा है, और पाकिस्तान में 6 हफ्ते के अंदर भी लगा है। इससे ज़्यादा टाइम अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी तो केस गए ही बहुत थोड़े हैं। अगर हर चीज़ पूरी है, मैं दोबारा ये आपको बताता हूँ, अगर हर चीज़ बिल्कुल पूरी है तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है काम, टाइमली हो जाता है। लेकिन अगर एक दफ़ा आपकी फाइल किसी फालता की वजह से साइड में हो जाती है तो उसका जवाब आते आते 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, चाहे बेशक स्पेनिश पासपोर्ट वाले क्यों ना हो। इससे कोशिश ये करनी है कि 100 नहीं 110% सारी चीज़ें पूरी करके भेजनी है। तो तीनों सवालों पे बात कर ली। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो ज़रूर पूछें, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, और हमेशा की तरह कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से तरीके से समझा सकूँ। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।